अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है ब्लड फ्लो। ये टॉपिक अगर हम इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो इसकी एक एक चीज़ को समझने के लिए हमें बायो में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बहुत ही समराइज़ करके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ब्लड फ्लो को पढ़ने से पहले हम ब्लड को देख लेते हैं कि ब्लड जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। ब्लड एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जो मैंने पहले ही बताया था कि इनकम्प्रेसिबल जिस तरह हम हवा को दबा के कम वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, तो ब्लड के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं होता। और इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होते हैं उनके अंदर भी ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये कंप्रेसिबल नहीं होते। जिस तरह हवा गैस को आप कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, उस तरह ये कंप्रेस नहीं होता। डेंसिटी ऑफ ब्लड इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वाटर, ठीक है। वाटर की और ब्लड की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। और उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज़ ग्रेटर दैन वाटर, और ये तकरीबन 3 से 5 गुना जो होती है वो ज़्यादा होगी विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब विस्कोसिटी विस्कोसिटी ब्लड की जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और यही वजह होती है कि जब हमें कट वगैरह लगता है तो हमारा ब्लड जो होता है वो उस रफ्तार से, उस स्पीड के साथ नहीं बहता जिस रफ्तार से पानी बहता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई कुछ। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं। अब ये वो पाथ या वो ट्यूब्स हैं जो सर्कुलेट करती हैं हमारे ब्लड को पूरे जिस्म के अंदर। हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं और पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है। तो ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड है ब्लड वेसल्स, इनको हम नाम देते हैं, जो हार्ट से पूरे जिस्म तक ब्लड को लेके भी जाती हैं और लेके भी आती हैं। अब इन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज आती हैं और वेन्स आएंगी। आर्टरीज हमारे पास वो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हार्ट से ब्लड को पूरे जिस्म के हिस्सों तक लेके जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं। उसके बाद यहाँ पे कैपिलरीज भी आ जाती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स की आगे सब डिविजन्स में आती हैं कि ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो जिस्म के प्रॉपर हिस्से जो होते हैं। जिस तरह हमारी उंगलियों में अक्सर आपको छोटी छोटी नालियाँ नज़र आ रही होती हैं, तो इनको हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। ये बहुत ही बारीक होती हैं और ब्लड को जिस्म के बड़े हसास हिस्सों तक ये पहुँचाती हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर आता है जी, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल्स की दीवारों के ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है और जिसकी वजह से वो स्ट्रेच होती हैं। बाज़ औक़ात अगर हम इस तरह अपने हाथ को दबा देते हैं तो हमारे यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं, यानी उनका जो ब्लड है, हमारे अंदर जो बहने वाला ब्लड है वो क्या करता है, उन ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेटेबल होती हैं, यानी वो रिजिड नहीं होती और वो फैल जाती हैं। और ब्लड वेसल जो होती हैं वो इनफ्लैटेबल होती हैं, मतलब वो रिजिड नहीं होती बल्कि इनफ्लैटेबल होती हैं, कि अगर उनमें जितना भी प्रेशर से, जिस प्रेशर से भी जाएगा ब्लड, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं। रिजिड नहीं होंगी। अगर रिजिड होंगी तो ये उसी तरह है कि जिस तरह हम सूखी टहनी है उसको अगर हम तोड़ें तो वो टूट जाएगी, इसी तरह ब्लड वेसल भी टूट सकती हैं अगर वो रिजिड होती तो ये भी मसलत है अल्लाह की। तो उसके बाद यूनिट की तरफ हम आते हैं। यूनिट जो है वो, इसका यूनिट हम टॉर में लेते हैं, और टॉर जो है हमारा टॉरेचले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका जो साइंटिस्ट था टॉरेचले, उसी के नाम से टॉर। और टॉर जो है उसके अंदर 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये इसके बराबर होगा, जो इसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो पूरे जिस्म के अंदर, पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर कांस्टेंट नहीं रहता, वो वेरी करता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि चंद पेशेंट्स को अक्सर बाज़ औक़ात क्या होता है कि ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ होता है, किसी को हाई का होता है, किसी को लो का होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता थ्रू ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो दो तरह से बनता है। एक जो होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, तो उसकी वो सिकुड़ने की वजह से एक प्रेशर मारता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें पल्स जो है अक्सर महसूस होती है, और वो ये बड़ा हाई प्रेशर होता है। तकरीबन इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए
20 टॉर तक होती है। उसके बाद आता है हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर। ये जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है उस वक्त जो कम प्रेशर की वैल्यू होती है, जो कम वैल्यू हमारे पास प्रेशर की आती है, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो तो इसको ये वैल्यू अक्सर 80 टॉर होती है। अब हम आते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये जो डिवाइस होती है इसकी वर्किंग जो है उसको हम लास्ट पे देखेंगे। उससे पहले हमें ये ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को हम समझते हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये किस तरह 1 बीट में कंप्लीट होता है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है, जो आपका हार्ट है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है। और वो जो प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इस तरह इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद फिर से आपका हार्ट रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और इस तरह हमारी एक बीट जो है, हार्ट बीट जिसको हम बोलते हैं, वो कंप्लीट होगी। और ये तकरीबन 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है और जो हमारे हार्ट से अक्सर आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं लब डब, और ये एक बीट को इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ आते हैं और ये सारा जो प्रोसेस है ये आपके बुक के ऊपर लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी आप वहीं से करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी समरी जो है उसको बयान करूँगा। तो सबसे पहले इसको मैंने 3 स्टेप में कैटेगराइज कर दिया है। पहला जो स्टेप है वो है कटिंग ब्लड फ्लो। पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड फ्लो को कट करेंगे। कट करने से मुराद क्या है, चले देखते हैं। अभी मेरे पास ये एक बाजू है ह्यूमन जो आर्म है, इसके ऊपर मैंने क्या किया है कि इस जगह पे मैंने ये स्फिग्मोमैनोमीटर जो है उसको लगा दिया है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक एयर बल्ब होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसको दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा कि ये जो बैग है, ये एयर बैग है, ये भी इनफ्लेटेबल बैग होता है। मतलब इसमें जब आप हवा भरेंगे तो ये भी फैल जाता है और फैलने से क्या होगा कि ये आपके बाजू के ऊपर प्रेशर लगाता है। उसके बाद इसके ऊपर मैनोमीटर लगा हुआ है जो हमें क्या बताएगा, ब्लड प्रेशर की वैल्यू बताएगा कि कितना ब्लड प्रेशर जो है वो यहाँ पे आ रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। साथ ही साथ हम एक और डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपने अक्सर डॉक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, वो अक्सर आपकी हार्ट बीट को चेक कर रहे होते हैं और अक्सर सांस को भी उससे चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे ब्लड वेसल की जो बीट होती है लबडब वाली, या जो पल्स बीट होती है, उसको सुनने के लिए। अब ब्लड कटिंग आपने कैसे करनी है जी, कटिंग ब्लड फ्लो कैसे आपने करना है। आप ये करेंगे कि बैग लगाने के बाद आप जिस मरीज़ का चेक कर रहे होंगे ब्लड प्रेशर, आप क्या करेंगे, उसको ये बैग जो है वो पहना देंगे। पहनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप इस एयर बल्ब को दबाएंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा कि ये जो बैग है ये फैलना शुरू हो जाएगा और फैलते हुए ये जो बैग है वो यहाँ पे इन ब्लड वेसल जो यहाँ से पास कर रही होंगी उनके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। जब ये प्रेशर लगाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस स्टेथोस्कोप से कोई भी आवाज़, बीट की जो पल्स आएगी, पल्स की आवाज़ कोई भी सुनाई नहीं देगी। तो उस वक्त आपका जो खून है उसका बहाव आगे की तरफ जो रवानगी थी वो रुक चुकी है। वो हमें कैसे पता चला, वो हमें स्टेथोस्कोप ने बताया कि अब ब्लड जो है वो पास नहीं कर रहा। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये तो हम इस वक्त हमने ब्लड फ्लो को कोलैप्स करा दी है। मतलब कोई भी ब्लड जो है वो आगे यहाँ तक तो आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमने अपने तरफ से बाहर से इस बैग और इस एयर बल्ब की मदद से क्या किया है, प्रेशर लगा के इंक्रीज करके जो प्रेशर था ब्लड वेसल के अंदर, जो प्रेशर था उससे हमने जो प्रेशर है वो ज़्यादा कर दिया, जिससे अब कोई भी ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ये हमारा आगे जी कटिंग ब्लड फ्लो पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। यहाँ पे जो एयर बल्ब होता है उसके यहाँ पे एक वाल्व होता है
जिसको हम क्या करते हैं, स्क्रू को ट्विस्ट करके, स्क्रू को हम जब ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने से क्या होगा कि यहाँ से हवा का इखराज होगा जो आपने इसके अंदर भरी होगी। अब जब आपने हवा जो इसके अंदर भरी होगी, जब आप इससे उसका इखराज करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा ब्लड जो वेसल्स हैं वो खुलेंगी, और जब वो ब्लड वेसल्स खुलेंगी तो स्टेथोस्कोप से एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आएगी जिसको हम गरगल बोलते हैं। ये आवाज़ नॉर्मल बीट की तरह नहीं होगी बल्कि गरगल होगी, जो जैसे ही आपने प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज किया और डिक्रीज करने से अचानक से जो फ्लूइड निकलता है, अचानक से फ्लूइड निकलने की वजह से ब्लड निकलेगा, उसके ब्लड के निकलने की वजह से एक अजीबोगरीब सी आवाज़ आएगी जो बीट की तरह नहीं होगी या पल्स की तरह नहीं होगी बल्कि वो एक गरगल की तरह होगी। वो आपको पता चल जाएगा। उस वक़्त जो प्रेशर यहाँ पे इस मीटर पे नज़र आएगा, हमें हवा को रिलीज़ करते हुए जैसे ही हमें वो आवाज़ सुनाई देगी तो हम क्या करेंगे, मीटर के ऊपर जो हमें रीडिंग नज़र आएगी वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो इस तरह से वो नॉर्मल जो है, मैंने बताया कि अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो 120 तक वो होता है, ठीक है, तो आप उसको भी नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो लोएस्ट है, जिसकी एक हाईएस्ट वैल्यू है और एक लोएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट हमने चेक कर ली वो 120 है। अब हम लोएस्ट को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाल्व को मज़ीद हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मतलब इसमें से हवा और ज़्यादा निकलेगी। जब हवा निकलेगी तो ये बैग जो है, इस पे जो ये बैग की वजह से इस बाजू के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो इतना कम हो जाएगा कि अब जो वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके अंदर जो ब्लड की रवानगी है वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, वो लमिनर फ्लो बन चुका है। और उस लमिनर फ्लो की वजह से क्या हो रहा है कि अब आपको नॉर्मल जो आवाज़ है, या आप कहें कि अब आवाज़ जो गरगल वाली आवाज़ है वो आपको नहीं आएगी। जब वो आवाज़ आपको आना बंद हो जाए तो उस वक्त आप उसकी लोअर रीडिंग जो इस मैनोमीटर के ऊपर आ रही होगी उसको आप नोट कर लेंगे। तो आपकी वो जो रीडिंग आनी चाहिए वो 80 आनी चाहिए इन आ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। और ये ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है अगर आपका ब्लड प्रेशर का आप किसी को इशू है तो ये वो 3 स्टेप थे। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने ब्लड फ्लो को कट करना है। वो कैसे करेंगे, इस एयर बल्ब को आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने से होगा क्या कि यहाँ पे जो इन्फ्लेटेबल बैग है उसमें हवा भरी जाएगी, और उसके हवा के भरने की वजह से जो ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर है इस बैग का, वो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और कोई भी ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ से इस वाल्व के ज़रिए आप इस स्क्रू को क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, और इस वाल्व से क्या होगा, हवा का इखराज होगा, और यहाँ से आपको इस स्टेथोस्कोप की मदद से गरगल जैसी आवाज़ सुनाई देगी। उस वक्त आप यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको नोट कर लेंगे, एंड इट शुड बी 120 टार होनी चाहिए इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद जैसे ही आप मज़ीद वाल्व को ओपन करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आवाज़ आना बंद हो जाएगी। उस वक्त जो लो रीडिंग आएगी इट शुड बी 80 टॉर। ये 80 टॉर होनी चाहिए। अगर 80 टॉर से आपको ज़्यादा या ज़्यादा आएगी या कम आएगी तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। तो इन 3 स्टेप को अपनाते हुए आप क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें एक और भी चीज़ आती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो नालियाँ होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती बल्कि रिजिड होना शुरू हो जाती हैं। और ये कॉमन सी चीज़ होती है कि एज के बढ़ने के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर किस तरह से हम चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई सवाल आपके ज़हन में हो जो ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।